जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल एक बार फिर से आपका वाईफाई स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे विद्यार्थी आ चुके हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लिया चैनल को, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर करके आइए अपने सभी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ। उसके बाद आज हम बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करने वाले हैं और बहुत मजा आएगा, और एक नया कंसेप्ट भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ आज की क्लास में। और उस कंसेप्ट, वो बेस जो है, वो जो कंसेप्ट सिखाऊंगा वो परसेंटेज पूरी खत्म करेगा, आपकी पूरी सीआई खत्म करेगा, पूरी एसआई खत्म करेगा, और रेशो तो पूरा खत्म ही करेगा। ठीक है, तो रेशो वाला कंसेप्ट होगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास ये समझ लीजिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि 3-4 चैप्टर पूरे इसी कंसेप्ट पे बेस्ड होंगे जो मैं आज का कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो जल्दी से जो भी आपका कोई भी एक ऐसा ग्रुप हो छोटा मोटा स्टडी का, ठीक है, एक ग्रुप में शेयर करके आ जाओ, फिर उसके बाद सीधा आ जाना, और फिर उसके बाद शेयर मत करने आना बीच में कहीं पर भी। क्यों? जब पढ़ाई करो तो सिर्फ पढ़ाई, बट शुरू है अभी, तो जल्दी से एक बार शेयर करके आ जाओ। फिर उसके बाद एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी भी है जो आप सभी के लिए है, जिनका भी एग्जाम पोस्टपोन वगैरह हो गया था, तो सभी के लिए खुशखबरी है। जल्दी से शेयर करके आओ, फिर खुशखबरी के बारे में बात करते हैं। ओके भाई, जल्दी से शेयर कर आओ। जय हिंद मेरे भाई, जय हिंद। देखो खुशखबरी क्या है, उससे पहले एक चीज़ सुन लीजिए। जब भी आप अनअकैडमी पर जाओ तो प्लस कोर्स जब भी आप लेते हो, ठीक है, तो आप किसी भी चीज़ का सब्सक्रिप्शन लेते हो, किसी भी कैटेगरी में जाते हो, तो वहाँ पर आप देसवाल 10 इस कोड का यूज़ कर सकते हो, DESHWAL देसवाल 10। तो इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अब देखिए, देसवाल लिखते टाइम कुछ बच्चे तो DES के बाद H नहीं लगाते, तो DESH लगाना, DESHWAL देसवाल 10, जो कि इस इमेज में भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये तो होगी हमारी पहली बात। ठीक है, ये मत लगाइए सर, हाँ ठीक है। देखिए, तो जो कि आपको मैंने जैसा कि बताया था कि भाई एक खुशखबरी है, तो खुशखबरी सुन लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए, हाँ ये नहीं, वो SSC वाली वो नोटिफिकेशन लगा दीजिए, हाँ ये लगा दीजिए। ठीक है, देखिए लगाइए। देखो, तो हुआ क्या है, कुछ दिन पहले CHSL वालों का एग्ज़ाम था, वो पोस्टपोन हो गया था। अब पोस्टपोन हो गया तो बच्चे दुखी भी हुए कि भाई एग्ज़ाम होना था, बट दिक्कत सभी को पता है, कोरोना की दिक्कत चल रही थी। चलो कोई दिक्कत नहीं, वो दिक्कत है तो सभी के साथ थी। पर अब क्या है, अब आपके लिए फिर से वही टाइम आ चुका है कि हाँ अब आप जॉब ले सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, अब आपके सिर्फ अगस्त में, जैसा कि 17 अगस्त दे रखा है, शायद एक बार मैं देख लेता हूँ डेट, हाँ 17 अगस्त को से स्टार्ट होंगे। जिन बच्चों का पोस्टपोन हुआ था उन सभी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, 17 अगस्त से, और जिनका मेंस का उनका अक्टूबर में जाके होगा। तो आप समझ सकते हो 17 अगस्त बहुत दूर नहीं है, तो बहुत जल्दी भी नहीं है, तो बहुत दूर भी नहीं है। हाँ, हमारे पास एक ऐसा टाइम है जिसमें हम बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो अब हम कर क्या सकते हैं, देखिए, एक तो यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़, अब जल्दी से चीज़ों को और आप तक पहुँचाने के लिए एक स्पेशल क्लास चलाई जाएगी, स्पेशल क्लास। ये स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री होगी आपके लिए। क्या होगी? बिल्कुल फ्री। अब ये फ्री क्लास जो होगी स्पेशल, वो कहाँ पर होगी? अनअकैडमी ऐप पर ही होगी। वो लिंक मैं आपको 1-2 दिन में, जैसे ही मुझे पता चलेगा कि किस तरह से क्लास किस टाइमिंग पे होगी, 1-2 दिन में मैं कोशिश करूँगा सुबह 9 बजे ये क्लास चलाऊँ, जिससे कि आपको टाइमिंग याद रहे कि सुबह 9 बजे स्पेशल क्लास फ्री, जिससे कि आपका और कोर्स जल्दी से खिंच जाए। और एक बेहतरीन चीज़ और, आपके लिए एक कोर्स लाया जा रहा है। ठीक है, कोर्स इस तरह से लाया जा रहा है, ये क्लास भी चलेगी और कोर्स भी आ रहा है। कोर्स के अंदर देखिए, आपको मैं बताता हूँ किस तरह से चीज़ें करने वाले हम। कोर्स के अंदर क्या है कि जितने भी, देखो सबसे पहले आपको पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा वहाँ पर मैं। तो पूरा सिलेबस फर्स्ट क्या रहेगा, पूरा सिलेबस कवर करेंगे वहाँ पर। सिलेबस कवर करने के बाद सबसे मेन जो दिक्कत है, दो दिक्कतें सारी दूर होनी चाहिए। दो सिलेबस सभी कवर कर रहे हैं हम, इस तरह से सिलेबस को कवर करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस, कोई भी एक ऐसा गलती से भी क्वेश्चन ना छूटे जो हमारा एग्जाम में आए और हमें ना आता हो। तो सबसे पहले तो सिलेबस इस तरह से कवर करेंगे कोर्स के अंदर। दूसरी चीज़ करेंगे, जितने भी प्रीवियस 2017, 18, 19 जो हाल फिलहाल में, सबसे पहले उन्हें लेंगे। ठीक है, तो इन 3 साल में कुछ जो भी नए क्वेश्चन या जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन सभी को एक चैप्टर वाइज, जैसे परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सभी, तो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं चैप्टर वाइज, सभी को चैप्टर वाइज। ऐसे नहीं कि सिर्फ ऐसा कि भाई बस पेपर ही लगा दिया। अब चैप्टर वाइज ये भी हो गए, सिलेबस पूरा कवर हो गया। जब सिलेबस हो जाए चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर लगाओ, तो यहीं से आपको पता लगेगा कि हाँ यार ये चीज़ तो हमें आती है, एक कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। और तीसरी चीज़ फिर हम क्या करेंगे, जितने भी 2017, 18, 19 में जो एग्ज़ाम हुए हैं पिछले सालों में, उन सभी एक होता है कि एक पेपर मैं बना सकता हूँ आपके लिए, बट एक वो होता है जो पेपर पूछा गया था, तो उसी सेम टू सेम उन पेपर्स को उठा के, उन सभी पेपर्स को, प्रीवियस ईयर जितने ही पेपर हुए हैं अभी तक, चाहे वो 30 हो, 40 हो, जिस भी एग्जाम में आए हो, चाहे वो CGL में आए हो, चाहे CPO में आए हो, चाहे CHSL में, चाहे NTPC में, चाहे ग्रुप D में, चाहे आपका RRB वो उसमें RPF वगैरह में आए हो, किसी में भी आए हो, ठीक है,
चाहे किसी भी एग्जाम में आए हों, उन सभी के पेपर्स को उठाकर सबको एक सीरीज से करवा दूंगा। तो कहीं ना कहीं ये 1 साल में आपका कवर हो जाए, बट सिलेबस को कोशिश करूंगा कि मैं 2.5-1 महीने में करा दूं, जिससे कि जिस बच्चे का एग्जाम आ रहा है 17 तारीख को, उनका इस तरह से सिलेबस खिंच जाए कि जब वो एग्जाम दे तो 25 क्वेश्चन के 25 क्वेश्चन सही कर पाए। तो आपको करना क्या है, नॉर्मल देखो यहाँ पे कोड लिखा हुआ है देशवाल 10, आप जाइए SSC कैटेगरी में जाके, और इस कोर्स को मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा। ये नहीं है कि सिर्फ SSC वाले, इस कोर्स को मास्टर कोर्स बनाने वाला हूँ। मैंने मतलब वहाँ पर बात करी तो मैंने वहाँ से कह दिया सर मैं मास्टर क्लास चलाऊंगा कोर्स के अंदर, एक इस तरह की क्लास की जिसके अंदर ऐसा नहीं है। देखो इससे फ़ायदा क्या हुआ, सभी बच्चों को फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्या है इसका, एक मास्टर क्लास चलेगी इस तरह की क्लास जिसके अंदर UPSI का सारा सिलेबस कवर होगा, CGL का भी। और आजकल हो भी क्या रहा है कि जब आप CGL देते हो तो क्वेश्चन कहीं से भी उठाए जा रहे हैं। तो क्योंकि एक ही संस्था एग्जाम करा रही है, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो एक ही संस्था हर एक एग्जाम को ले रही है, चाहे वो UPSI हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे आपका SSC का हो, CGL का हो, CHSL SSC में जितने भी कैटेगरी है। तो एक मास्टर क्लास चलाऊंगा कि जिसके अंदर जो आजकल न्यू पैटर्न हो रहा है, इस बेस पर पूरी क्लास ये कोर्स होगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और जब ये पेपर कराऊंगा तो ये भी सभी जितने भी एग्जाम है, CGL के हो, चाहे CHSL के, चाहे UPSI के, सभी पेपर कराऊंगा। उससे आपका इतना पकड़ बन जाएगी कि आप एक भी क्वेश्चन, एक होता है कि थोड़ी बहुत पकड़, एक होता है पूरी इतनी तगड़ी कि हमारे पूरे नंबर आए। तो ये तो बात होगी। तो बस सिंपल आप जाओ और देशवाल 10 कोड लगाओ और कोर्स को लो, और कल से बेहतरीन तैयारी करते हो। और ये क्लास भी चल रही है, ठीक है। और वहाँ से तो हर एक वो एक अलग ही चीज़ जाएगी आपकी, ठीक है। उसमें मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा टाइम दे दो, यहाँ पे मुझे एक लिमिटेड टाइम दिया जाएगा। मैंने बात की थी तो उन्होंने कहा इतना टाइम की, और भी टीचर्स होते हैं वहाँ पे, क्या हमारे पास अपना टाइम है, उसमें मैं आपको कितना भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। ओके, तो चलो आ जाओ क्वेश्चन पे आते हैं। चलो जल्दी से आ जाइए। तो देशवाल 10 देखो, अगर किसी बच्चे को याद करना है तो यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है देशवाल 10, ठीक है। सर थोड़ा सा इस पर ना थोड़ा सा सही तरह से लिख दीजिए, वो थोड़ा सा छुप रहा है। तो देशवाल 10 कोड है, ठीक है। तो ओके बच्चों, क्लास पे आते हैं, जल्दी से चीज़ों को देखते हैं क्या है। तो देखिए, क्वेश्चन पर आने से पहले जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था क्लास में कि आज का जो कंसेप्ट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये पूरा का पूरा कंसेप्ट हम पूरा CI कंपाउंड इंटरेस्ट इसी कंसेप्ट पे कराएंगे, जो अभी बताने वाला हूँ। पूरा परसेंटेज आगे इसी कंसेप्ट पे चलेगा, SI पूरा इसी पे चलेगा, पूरा रेशो प्रोपोर्शन, पूरा मिक्सचर एलिगेशन, और मैक्सिमम चैप्टर्स अब इसी पे जाने वाले हैं। कंसेप्ट क्या है देखिए, अगर कभी आपके सामने इस तरह से लिखा जाए A/B 35 थोड़ा दूर लिख लेते हैं, जगह होगी ना वहाँ तक, देखा ना, ठीक है। 35:39 है। B/C हमारा दे दिया उसने 17:7। C/D दे दिया 26:25, और D/E दे दिया आपको उसने ले लीजिए 5:34, ठीक है। इस तरह से आपको अगर A/B, B/C, C/D, D/E आ जाए, आपको भी सर परसेंटेज पढ़ रहे हैं, एक सेकंड रुकिए, पढ़ तो परसेंटेज ही रहे हैं, बट इसका यूज़ होने वाला है। और आपसे वो ये सब देकर डायरेक्ट A/E पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है वो आपसे कि A/E बताओ। A यानी कि सबसे पहला नंबर और E यानी कि सबसे आखिरी वाले का रेशो बताइए, A/E। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से भाई। हरे कृष्णा मेरे भाई, मैं ऐसी जगह रहता हूँ जो बहुत ही अच्छी जगह है, वो जगह है आप सभी का दिल, ठीक है। और तो फिर इंडिया से तो हम हैं ही, ठीक है। तो ऐसा कोई एक प्रॉपर प्लेस टीचर के लिए तो भाई उस सबसे अच्छी जगह होती है उनके स्टूडेंट्स का दिल। तो अगर जब तक आपके दिल में है तब तक हम अच्छी जगह पे रह रहे हैं, और जिस दिन आप दिल से निकाल दोगे तो उससे बुरी जगह कोई नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए, बट अगर मैं आपको एक बहुत आसान सा तरीका सिखाने वाला हूँ। अच्छा ये देखो हमने क्या क्वेश्चन रखा है, क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेते हैं 35, 39, ठीक है। इससे पहले मैं एक आसान सा सिखा देता हूँ आपको 26, 25, 5, 34, ठीक है। एक आसान सा क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। आसान सा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या हो गया, आवाज़ नहीं आ रही, अरे अब ठीक है, ठीक है। देखिए
देखो यार, तो अगर आप क्वेश्चन को देखोगे, अगर मैं छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने लिख दूं, A/B अगर हमारे को दे दिया जाए 5/7 और B/C हमारे को दे दिया जाए यहाँ पे 14/10, 10 मतलब आप 14/3 ले लो, ठीक है। तो नॉर्मल अगर आपसे मैं A/B/C पूछूं तो आप क्या कहोगे, A/B/C क्या होगा? तो आपके लिए A/B/C क्या होता है? A होता है, या फिर इसे थोड़ा और छोटा छोटा ले लेते हैं, इसको आप ऐसा ले लीजिए 2/3 ले लो, जिससे थोड़ा जल्दी समझ आ जाएगा फिर, ठीक है। फिर बड़े क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो आप क्या कहोगे, A क्या है? A है 5 × 2 10, B क्या है? B यहाँ पर है, B यहाँ पर है, तो B हो जाए 7 × 2 14, और अगर C की बात करते हैं तो C क्या होगा? 7 × 3 21, और ये मेरा क्या आ जाएगा? A/B/C। बट हम रेशो तो पढ़ नहीं रहे, तो जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसकी बात करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? देखिए, जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं उन क्वेश्चंस के अंदर हम हमेशा सबसे पहला नंबर और सबसे आखिरी नंबर इसकी बात करें, यानी A और सबसे आखिरी क्या है? C। और जब भी आपको पहला A और सबसे आखिरी C निकालना हो कि भाई पहले के अनुपात में आखिरी का रेशो बताइए, तो आप क्या करोगे, जो इधर के दोनों होते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई हमारे को A की वैल्यू देता है, और इधर के जो दोनों होते हैं आखिरी के, ये सबसे लास्ट में जो होता है, लास्ट में यहाँ पे C है 7 × 3 = 21, यानी कि हमारे को C की वैल्यू देगा, ठीक है। इतनी सी बात समझ आ गई? सबसे पहले बताइए, ठीक है। तो अगर A/C की बात करें तो 10/21 हमारा डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अब मुझे एक बात बताइए, अगर यहाँ पर 14 लिखा होता और मैं आपसे पूछता कि A/C बताइए, तो A के लिए मैंने क्या कहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई A की वैल्यू, यानी 5 × 14 A की वैल्यू, और C की वैल्यू क्या हो जाएगी? C की वैल्यू होती है इस तरफ वाले दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 7 × 3 21, 7 × 3, यही बात सिखाई है मैंने, ठीक है। अभी सिर्फ पहला और आखिरी का सीखेंगे, जब रेशो प्रोपोर्शन पढ़ेंगे उसमें सब कुछ देखेंगे, बट हमें उतनी की अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा? A/C, यानी पहला और आखिरी का रेशो। तो पहले की जो पहली वैल्यू होगी उसकी वैल्यू इधर वाले दोनों का मल्टीप्लाई, और जो सबसे आखिरी होगा उसके लिए इधर वाले दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो। ये किसका रेशो आ गया? A/C, यानी पहले और आखिरी का। जो कटता है काट दीजिए, तो 7 से 10 पे जाएगा, ये 7 से 3 पर। अगर आप एक चीज़ ध्यान से देख रहे होंगे तो हमने क्या करा, इन दोनों में से जो आपस में कटता है उसे काटा, यानी मैं यहाँ से यहाँ पे भी काट सकता हूँ, 7 × 2 = 14, तो 5 × 2 = 10 और 10/3, यही तो आंसर आ रहा था अभी। पर इसका एक दूसरा तरीका भी है। क्या तरीका है? हमें पता है जब इधर वालों में से इधर वालों को आपस में हम काट सकते हैं, तो हम यहीं पर क्यों नहीं काट रहे? हमें पता है कि भाई इधर वाले मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखे जाएंगे और इधर वाले जो दोनों हैं वो मल्टीप्लाई करके यहाँ, बट आपस में कट भी सकते हैं क्योंकि रेशो है। तो इनको हम यहीं क्यों नहीं काट देते? 7 से 1 पे, 7 से 2 पे, तो 5 × 2 10 और 3 × 1 3, तो डायरेक्ट यहीं पर 10/3 हमारा आ जाएगा। इस बात को समझ पा रहे हो? जल्दी से बताइए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन हमने देखा था। अब ठीक है, पक्का? अब देखिए, एक जल्दी जल्दी क्वेश्चन बताना। A/B मैं आपसे बोलता हूँ 27/11, B/C हमारा है 33/26, और C/D हमारा है 26 छोड़ो 13/9, और हमारे को चाहिए A/D, यानी कि सबसे पहले वाला और सबसे आखिरी वाला, इन दोनों का हमें रेशो चाहिए A/D, सिर्फ A/D। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। हाँ भाई जल्दी से बताइए, A/D क्या होगा? आवाज़ आ रही है साफ? ठीक है, तो A/D बताइए। तो आप क्या करोगे, आपको सिंपल पता है A/D का क्या होगा। A यानी कि जब भी सबसे पहले वाले की बात करते हैं तो इधर वाले जितने भी होते हैं इन सभी का मल्टीप्लाई, और D यानी कि सबसे इस तरफ वाले की बात करते हैं तो इधर वाले सभी का आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ रख दो, A आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके यहाँ रख दो, D आ जाएगा। पर उससे बेहतर क्या है? उससे बेहतर है हम इन सभी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम लगेगा, और इधर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी टाइम लगेगा। तो और क्या कर सकते हैं, तो आपस में काट दो, 13 से 1 पे, 13 से 2 पर, 9 से 1 से,
9 से 3 पर, 11 से 1 पर, 11 से 3 पर, और कुछ कटता है इधर से उधर नहीं कट रहा। 3 इंटू 3 9, 1 जा 9, 1 इंटू 2 इंटू 1 2, यानी कि रेशो क्या आ गया 9:2। ये हमारा आंसर हो गया। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसी तरह से एक ये आखिरी और देखते हैं, फिर इस चीज़ का यूज़ क्या होगा वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन लिया था वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे इनका यूज़ हम कहाँ करने वाले हैं, फिर उन क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले ए रेशो भी दे रखा था हमारे को कितना 35:39। उसके बाद है बी रेशो सी हमारे को दे रखा है 17:7, सी रेशो डी हमारे को दे रखा है 26:25, और डी रेशो ई हमारे को दे रखा है कितना 5:34। और हमसे पूछा गया था कि ए रेशो ई बताइए। तो जल्दी से बताओ ए रेशो ई क्या हुआ। हाँ भाई जल्दी से देखो मेरे भाई, तो आपसे पूछा क्या गया है कि ए रेशो ई बताइए। तो आप ए रेशो ई जब निकालोगे तो होगा क्या, इधर वाले सभी को, जितने भी इधर वाले सभी नंबर्स हैं इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी सबसे फर्स्ट वैल्यू, और इधर वाले सभी को मल्टीप्लाई करने पर वो वैल्यू आएगी जो इन द एंड में। सबसे पहले क्या था ए, और वो बदल कर क्या बन चुका है ई। तो इधर वालों को एक साथ मल्टीप्लाई करने की जगह क्या है कि इधर वाले और इधर वालों को आपस में काट दो। तो काटेंगे तो 17 से 1 पर, इससे 17 से 2 पर, 5 से 1 पे, 5 से 5 पर, और कुछ करता है 7 से 1 पे, 7 से 5 पर, 13 से 2 पर, 13 से 3 पर, कुछ और कट रहा है आपका इस 5 से 5 कट जाएगा, इस 2 से आपका ये 2 कट जाएगा, और आपका ये रेशो क्या बन जाएगा 1 रेशो इधर क्या रहेगा 3। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया शाबाश। ठीक है, ये वाली बात समझ आ चुकी है। अब देखिए हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं और मैं क्या बताना चाहता हूँ उस बात के ऊपर चलते हैं। पहला क्वेश्चन लगाइए। देखिए जब भी कभी सक्सेसिव इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाला केस होगा तब हम इस कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे। अगर हम पहला क्वेश्चन करते हैं तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 12.1/2% का इंक्रीमेंट होता है। सर एक बार मार्क कर दीजिए दूसरा ये वाला, ठीक है, यहाँ से लिखते हैं। कह रहा है कि कोई गांव है, उस गांव की जो जनसंख्या थी उसके अंदर पहले साल ना 12.5% की वृद्धि हुई। जो जो क्वेश्चन है दे रखा है, देखो हमने सब कुछ सीखा किस पर है, हमने सीखा है फ्रैक्शन पर सारा खेल खेलना। तो सबसे पहले तो परसेंटेज से ही फ्रैक्शन पे पहुंचेंगे। तो सबसे पहले जो जो परसेंटेज दे रखी हैं उनके बारे में जान लेते हैं, तभी तो हम अपना आगे काम कर पाएंगे। ठीक है, तो दे रखा है कि सबसे पहले साल वृद्धि हुई, तो ऐसे एरो कर लेंगे जिससे हमें पता लगेगा कि पहले साल इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, फिर दूसरे साल में फिर से वृद्धि हुई 1/3% की जनसंख्या में, जिस कारण से भाई पहले साल जो भी रही होगी 2 साल बाद जनसंख्या बदलकर कुछ और हो चुकी होगी। अगर हम इनके हिसाब से चलते हैं तो यहाँ पर क्या है 1/8 और ये क्या है 1/3, यही फ्रैक्शन होती है। इंक्रीज़ का मतलब क्या है, दोनों बार इंक्रीज़ हो रही है ना, हाँ ठीक है। इंक्रीज़ का मतलब क्या है कि अगर पहली बार में देखा जाए तो अगर जनसंख्या 8 थी तो 8 से बदलकर कितनी हो चुकी है 9। या फिर मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि पहले गांव की जनसंख्या A थी तो 1 साल बाद B हो गई, और फिर B से बदलकर जब दूसरे वाले केस में इतने परसेंट बढ़ी, भाई जितनी भी बढ़ चुकी थी उसमें इतने परसेंट का और इंक्रीमेंट हुआ। यानी कि अगर दूसरे साल की बात करें तो दूसरे साल में बढ़कर 3 से वो कितनी हो गई 4 हो चुकी है। तो आप कहोगे सर आपके जो दिमाग में बात आएगी वो यही आएगी कि पहले साल में 8 से 9 हुई और जो बढ़ी हुई थी उसी के अंदर तो इंक्रीमेंट हुआ है। यानी कि मैं कहूँगा कि A से B, पहले साल में A से B हुई और फिर दूसरे साल में जितनी भी थी वो B से क्या हो चुकी है C। यही चीज़ है भाई, ये दोनों यहाँ पे B आ रखा है। यानी कि जब भी इस तरह से चीज़ें चलते हैं कि पहले साल इस रफ्तार से बढ़ी है, दूसरे साल कितनी थी, इतनी थी या इतनी थी नहीं पता, बट वो इस रफ्तार से बढ़ी है, एक रफ्तार दे रखी है हमारे को। और उसके बाद अगर मुझे ये जानना हो कि शुरुआत में कितनी थी और एंड में कितनी हो चुकी है, तो शुरुआत के लिए मुझे पता है इन दोनों का मल्टीप्लाई, और एंड में कितनी हो चुकी है उसके लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई। पर हमने एक बात और सीखी है, मैंने क्या सीखा था कि भाई बेहतर है कि 24 और 36 ये बड़ी बड़ी वैल्यूज़ है ना,
और यहाँ पर फिर आगे काटा पीटी करनी पड़ेगी। तो इससे बेहतर क्या है कि हम क्या कर सकते थे, जो ये चीज़ें हैं मुझे पता है इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ लिखना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा जितनी वो शुरुआत में जनसंख्या थी और यहाँ आ जाएगा अब इन द एंड जितनी हो चुकी है। बट उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, इन्हें आपस में काट भी सकते हैं, 4 से 1 पे, 4 से 2 पर। तो 2 × 1 यहाँ पे 2 आ चुका है, 3 × 1 यहाँ पर 3। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि अगर शुरुआत में जनसंख्या 2 थी तो इन द एंड उस गाँव की जनसंख्या 2 साल बाद 3 हो चुकी है। बट क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि उस गाँव की जनसंख्या 3 नहीं हुई, कितनी हो चुकी है, 2700। इससे कितने गुना आया था, 900। तो इसी प्रकार शुरुआत में जो जनसंख्या थी वो 2 ना होकर उससे 900 गुना ज़्यादा कितनी रही होगी, 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से, किसी को डाउट अब समझ आ गया होगा, ठीक है। अब जब क्वेश्चन करोगे ना तो चीज़ें समझ आएंगी। ये रफ्तार दे रखी है, ठीक है, कि पहले साल में इस रफ्तार से बढ़ी, फिर जितनी भी हो चुकी थी वो इस रफ्तार से बढ़ रही है। यानी कि अगर 3 होती तो 3 से वो 4 बदल जाती, या 3 दूनी 6 तो 4 दूनी 8 तो 6 से 8 हो जाती, इस रफ्तार से बढ़िया, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगाइए सर, अब थोड़ी स्पीड में करेंगे, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन धीरे धीरे फिर स्पीड में, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो कि सीजीएल मेंस में है, इस तरह के क्वेश्चंस को भी हम करने वाले हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्या करा है, सिर्फ हमारे को सबसे पहले देखो, या तो फ्रैक्शन दे रखी है तो परसेंटेज पे पहुंचना है, या परसेंटेज दे रखी है तो हमें फ्रैक्शन की तरफ आना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि उस गांव की जनसंख्या पहले साल में 14.2/7% वृद्धि हुई, ठीक है। दूसरे साल जो भी वृद्धि हो चुकी थी उसमें 25% की और वृद्धि देखने को मिली। तो 2 साल बाद गांव की जनसंख्या 4100 हो चुकी है। तो पूछा गया शुरुआत में कितनी थी, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था। अब हम आए क्वेश्चन की तरफ। तो पहली बारी में ये परसेंटेज दे रखी है, इसे फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 1/7। आज मैंने यहाँ पर लिखी नहीं है परसेंटेज, क्यों, क्योंकि ये चीज़ अब आपको याद होनी चाहिए भाई। 2 दिन पहले, 2 दिन से यही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। 25% 1/4। तो आपके हिसाब से हुआ क्या होगा, पहले साल में मेरी जनसंख्या अगर 7 थी तो उसमें 1 की वृद्धि होकर पहले साल में मेरी जनसंख्या इस रफ्तार से बढ़ रही है। अगर 7 से कितनी हो चुकी है, 8, इस रफ्तार में जा रही है। और दूसरे साल में 4 से फिर से वृद्धि हो रही है, तो 4 से क्या बन रही है, 5। तो पहले साल के एंड तक इस रफ्तार में बढ़ी और फिर दूसरे साल में इस रफ्तार से बढ़ रही है। तो अगर जब भी ये पूछा जाए कि शुरुआत में और एंड का, सबसे पहले रेशो निकालो कि अगर शुरुआत में कितनी थी तो एंड में उस हिसाब से कितनी हो चुकी है। तो रेशो के लिए कुछ नहीं है, पहले तो जो कटता है काट दीजिए, 7 × 1 7, 5 × 2 10। यानी कि अगर शुरुआत में किसी गांव की जनसंख्या 7 होती तो इस रफ्तार से बढ़ते हुए वो 2 साल बाद 10 हो जाती। पर क्वेश्चन कह रहा है कि वो 10 नहीं हुई, कितनी हो गई, 4100। इससे कितने गुना आया था, 410 गुना। तो इसी तरह से शुरुआत की पूछी गई है। देखो ये शुरुआत होता है और ये क्या होता है, जो इन द एंड हो चुकी है। तो शुरुआत में 7 ना होकर 410 गुना ज़्यादा 2870 रही होगी। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, और धीरे धीरे आज की क्लास में लेवल को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। दो यार, कोई भी चीज़ अगर पढ़ाई जाती है ना तो शुरुआत में तो दो सिंपल क्वेश्चन इसलिए रखे जाते हैं जिससे कि जो बच्चे कोई दिक्कत, ठीक है। तो जब भी अगर क्लास में जो शुरुआत में कुछ बच्चे कहते हैं सर शुरुआत में इतने आसान, मेरे भाई देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार ही पढ़ रहे हैं, तो देखो सबको लेके चलना पड़ेगा। अगर आप ये सोचोगे सर सिर्फ हमारे हिसाब से चलो तो थोड़ी सी, बट हाँ ये है कि फिर भी मैं कोशिश करूँगा थोड़ी स्पीड में चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इस बार दे रखा है किसी गांव की जनसंख्या पहले साल इतना % वृद्धि हुई है। अब तो आप समझ गए होंगे, दूसरे साल वृद्धि नहीं हो रही, कमी हो रही है जनसंख्या में इतने % की, और तीसरे साल में फिर से 57.1% का इंक्रीमेंट देखने को मिला, फिर से वृद्धि हुई, ठीक है। एक बार थोड़ा सा इधर हो जाइए अपने सर जी अपने चेहरे को, हाँ मुझे पता लगना चाहिए ना, दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है। अब इसको क्या कहेंगे, फ्रैक्शन 1/6, इसको 3/8, इसको क्या कहेंगे 4/7। अब आपको पता है कि भाई इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यानी कि पहले साल में मेरी जो जनसंख्या इस रफ्तार से बढ़ी 6 से 7 हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद दूसरे साल में इंक्रीज हो रही है तो प्लस, डिक्रीज होगी तो माइनस, और इंक्रीज होगी तो फिर से क्या हो जाएगी प्लस। तो पहले साल में 6 से 7, दूसरे साल में 8 से 5, और फिर तीसरे साल में 7 से 11। इस चीज़ को समझ पा रहे हो? देखो
अगर बढ़ रही है तो ऊपर वाली वैल्यू प्लस, अगर घट रही है तो इतना परसेंट दो, 8 थी तो इतना परसेंट, यानी 3 कम होकर कितनी हो गई 5। फिर से बढ़ रही है तो अगर 7 रही होगी तो 7 में इतना परसेंट यानी 4 की वृद्धि होकर कितनी होगी 11। इतनी बात आपके समझ में आ चुकी होगी। अब हमें पता है कि अगर मैं ये जानना चाहूँ कि शुरुआत का मल्टीप्लाई, ठीक है। हाँ भाई जब साउंड में प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा एडजस्ट करना, आज मैं इसको पहले सही कराऊंगा तब ये कल की क्लास में, जब से उससे पहले क्लास नहीं होगी, ठीक है। मतलब क्लास तो पक्का ही होगी, मतलब आज ही शाम को सही करवा लूँगा। तो मुझे पता है कि शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी, इन तीनों का मल्टीप्लाई, और इन द एंड कितनी होगी उसके लिए इधर वालों का मल्टीप्लाई। बट उससे पहले कुछ कटता है तो काट दो, 7 से 7 कट गया, कुछ और नहीं कटा तो 8 6 48, रेशो 11 × 5 55। इतनी सी बात आगे होगी समझ, यानी कि शुरुआत में जनसंख्या इतनी थी तो इन द एंड वो इतनी हो चुकी है। पर क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि भाई अगर शुरू में इतनी तो 3 साल बाद इतनी होगी। बट क्वेश्चन कह रहा है 3 साल बाद इतनी नहीं होगी, 3 साल बाद कितनी होगी है 165,000, यानी कि इससे कितने गुना ज़्यादा, 3000 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से शुरुआत की जनसंख्या भी इतनी ना होकर इससे 3000 गुना ज़्यादा 3 8 24, 3 4 12, 13 14, 144,000 रही होगी हमारा आंसर। किसी को डाउट? ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए भाई जल्दी से क्या कह रहा है। तो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है जल्दी से देखिए। देखिए फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। अब तो नहीं हो रही आवाज में कोई दिक्कत हो रही है? अब हो रही है? सही होगी पक्का? हाँ भाई देखिए, तो चौथा क्वेश्चन थोड़ी सी वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सही करवा दूंगा आज 100%। मुझे याद दिला देना लास्ट में जाते आते सभी स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि लास्ट में जाते आते मैं फिर थोड़ा सा एकदम दिमाग से हट जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आज सही करा दूंगा पक्का, चाहे कुछ हो जाए। कह रहा अब मैं थोड़ी स्पीड में बढ़ाता हूँ क्योंकि आपका टाइम खराब नहीं होना चाहिए यार। पहले साल 37.1/2% का इंक्रीमेंट देखने को मिला, ठीक है, फिर दूसरे साल में जनसंख्या में कमी देखने को मिली इतने % की, और फिर से कमी हो गई जनसंख्या में 9 से 1/11% की। तो वो पूछना चाहता है कि इस तरह से, सबसे पहले तो एक बार रेशो बना लेते हैं। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो 3/8, इसके हिसाब से 1/6, इसके हिसाब से 1/11, यानी कि अगर मैं कहूँ कि पहले साल में किस रफ्तार से जनसंख्या में वृद्धि हुई, तो पहले साल में 8 से वृद्धि हो रही है, तो 8 पे 3 की वृद्धि कितनी हो गई 11। तो सिंपल कुछ नहीं करना, अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो ऊपर वाली वैल्यू प्लस, और डिक्रीज़ हो रहा है तो ऊपर वाली वैल्यू माइनस। दूसरे साल में 6 में 1 की कमी 5, तीसरे साल में 11 में 1 की कमी 10। जो करता है काट दीजिए, 11 से 11 काट दिया, ठीक है, 2 से 4 पे, 2 से 5 पे, 6 4 24 और 5 × 5 25। यानी कि ये रेशो आ चुका है कि अगर किसी भी गांव की जनसंख्या शुरुआत में 24 रही होती तो 3 साल बाद इस रफ्तार से घटते बढ़ते हुए वो 25 हो जाती। बट क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि वो 25 नहीं, 25,000 हो चुकी है। इससे कितने गुना आया था? 1000 गुना आया था। तो इसी तरह से शुरुआत की जनसंख्या भी 24 ना होकर 1000 गुना ज़्यादा 24,000 रही होगी, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। किसी को डाउट? जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। अब तो आज में दिक्कत नहीं हो रही ना, पक्का? ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आओ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सीजीएल का क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी से सही बच्चे बताएंगे। तो अगले क्वेश्चन को बताइए क्या होगा। हाँ भाई जल्दी से अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, और एक बार जल्दी से लाइक कर दो यार सही बच्चे, क्योंकि ऐसे थोड़ी सी आवाज़ की दिक्कत थी तो थोड़े से बच्चे चले गए। तो एक बार जल्दी से लाइक करके और शेयर कर दो, जिससे सभी बच्चे आ जाएं। ऐसे थोड़ा सा ना ऐसा होता है, लगता है कि यार बच्चा आवाज़ की वैसे जाना नहीं चाहिए, चलो कभी कभी थोड़ी थोड़ी दिक्कत होती है, वैसे 1-2 दिन से हो रही है, नया नया सेटअप है, ठीक है, 1-2 दिन में पूरा बेहतरीन तरीके से आवाज़ सही काम करेगी, ठीक है। बट पढ़ाई में लॉस नहीं होना चाहिए, मेन मुद्दा तो पढ़ाई करने का है ना। अभी ना आवाज़ होगी वैसे अगर तुम दिक्कत लोगे तो फिर दिक्कत बन जाएगी, ठीक है। तो आवाज़ इतना बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए, आवाज़ तो वैसे सही करवा दूंगा मैं। अगले क्वेश्चन पर आओ। चलो पहले तुम पढ़ो, फिर इसका आंसर दो, फिर मैं बता दूँ किसके से सही आया। और एक बार जो भी ग्रुप वगैरह हैं सब में एक बार शेयर करके आ जाओ, ठीक है, जल्दी से।
देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में ना मैक्सिमम टाइम, मैं नहीं कह रहा सभी बच्चों को, बट अक्सर बच्चों को दिक्कत बनती है। क्यों दिक्कत बनती है वो तो आप करोगे तो आपको पता चलेगा। क्वेश्चन में कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% की दर से बढ़ती है। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ठीक है, 5% के हिसाब से वो इंक्रीज हो रही है, और कितने साल तक बढ़ी? 3 साल तक। सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन क्या होती है? 1/20, यानी कि मेरी जो जनसंख्या है वो किस रफ्तार से बढ़ रही है? पहले साल में 20 से 21, और उसी रफ्तार से दूसरे साल में, और उसी रफ्तार से तीसरे साल में। अब यहाँ से अगर मैं इन सभी का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ जाएगा 8000, और इन सभी का मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? 9261। अगर मैं कहूँ ये क्या है तो आप कहोगे सर ये वो जनसंख्या है जितनी शुरुआत में थी उस शहर गांव जिसकी बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एक शहर की। और ये कौन सी है? ये वो जनसंख्या जो 3 साल बाद हो जाएगी। ठीक है, यानी ये शुरू में थी, पहले थी, और ये अब है, जो 3 साल बाद ये अब है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है जो अब वाली जनसंख्या है ना वो इतनी नहीं है। वो कितनी देर की है क्वेश्चन के अंदर? 370440। यहाँ तक साफ दिख रहा है? ठीक है, यानी कि जो उसने 3 साल पहले वाली, यानी ये पूछी है। अगर आपको पता ना लगे कौन सी पूछा तो खुद समझ लो, 3 साल पहले, अगर ये अब है तो 3 साल पहले यही रही होगी। तो कह रहा है कि भाई अब ये नहीं है, ये है। एक्चुअल में जो जनसंख्या अब है वो इससे कितनी ज़्यादा है? 40 गुना। तो इसी तरह से 3 साल पहले वो इतनी ना होकर इससे 40 गुना ज़्यादा कितनी रही होगी? 32,000। ठीक है, किसी को डाउट? सॉरी, 3,20,000। किसी को डाउट? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। हाँ भाई देखिए, तो 6th क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही प्यारा सा, बेहतरीन सा। इस क्वेश्चन में भी अक्सर बच्चा गलतियां करता है। ठीक है, बच्चे कहते हैं कि सर शुरू में इतना, देखो भाई शुरू आसानी से ही, आसान चीज़ों से ही कराई जाती हैं चीज़ें शुरू, जिससे आप सभी एक साथ चल पाओ। कुछ बच्चों को पढ़ाना एक अलग चीज़ होती है कि 10 बच्चे बैठे सामने, आप सभी के हिसाब से, वो भी आप अपने अपने घर पे बैठे हो, और उसके हिसाब से मुझे समझना पड़ता है कि भाई किस किस तरह के बच्चे बैठे हैं। सभी तरह के अपने अपने हिसाब से। भाई कोई बहुत ही ज़्यादा धुआंधार है तो कोई बच्चा नई नई तैयारी कर रहा है। ऐसा कमज़ोर कोई नहीं होता दो जीवन में। पहली बात मेरी हमेशा याद रखना, कमज़ोर नहीं है कोई, शुरू कर रहा है तो कोई बहुत दिनों से कर चुका है, बस फ़र्क इतना पड़ता है। और कमज़ोर तो कोई नहीं है, हर बच्चा मेहनत करेगा तो वो बहुत होशियार हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए 6th क्वेश्चन में क्या कहा गया है। हुआ क्या है, एक बिजनेसमैन ने कोई बिजनेस वगैरह चला रखा होगा। ठीक है, तो उसकी ना जो इनकम थी पहले साल 25% इंक्रीज़ होती है, और अगले ही साल फिर से 4% घट जाती है, और यही चीज़ 5 साल तक चलते रहती है उसके साल। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, पहले साल 25% इंक्रीज़ होती है, और फिर दूसरे साल इनकम के अंदर 4% की क्या आ जाती है? कमी आ जाती है, और यही चीज़ रेगुलर चलते रहती है। ठीक है भाई, 25% क्या होता है हमारा? 1/4, 4% 1/25। सर मार्क कर दीजिए। तो आपके हिसाब से हो क्या रहा होगा? पहली बारी में भाई इंक्रीज हो रहा है, यानी पहली बारी में मेरा पैसा 4 से क्या बना? 5, क्योंकि 4 पर 25% की वृद्धि, यानी 1 की वृद्धि 5। पर दूसरे साल को आते ही इतने का डिक्रीजमेंट, यानी कि 25 से 1 की कमी, मेरी कितनी हो जाएगी? 24। फिर उसके बाद फिर से इस रफ्तार से बढ़ेगी, यानी फिर 4 से 5, फिर 25 से 24, फिर 5वें साल में फिर से 4 से 5। अगर मैं रेशो जानना चाहूँ कि शुरुआत में उसकी जो भी कमाई थी वो कितनी थी, और अब जो 5 साल बाद है उसकी कमाई का अनुपात, कि भाई पहले और अब में रेशो क्या है उसकी इनकम के अंदर, तो उसको जानने के लिए मुझे इन सभी का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना पड़ेगा, और इधर इन सभी का मल्टीप्लाई करके यहाँ। पर दूसरा तरीका भी तो है। दूसरा तरीका क्या है कि भाई इतनी कैलकुलेशन करने से बचना भी तो है। मैं भाई कैलकुलेशन तो सारी दुनिया कर रही है, हमें अलग बनना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इधर और इधर वालों को आपस में काटा पीटी। काटा पीटी कैसे करेंगे? देखिए 5 से 1 पे ऐसे, 5 से 5 पे ऐसे, 4 से 1 पे ऐसे, 4 से 6 पे ऐसे। ठीक है, और 4 से 6 पे ऐसे भी काट लो। ठीक है, अब आगे काटे तो 5 से 5 इससे काट सकते हैं, 2 × 2 4, 2 3 जा 6। इसी तरह से 2 3 जा 6, और 2 से 2 कट गया। अब आपका कुछ रह गया, हाँ ये रह गया 5 × 1, 5 5 जा 25। अब इधर देखोगे तो सब कुछ कट चुका है, सिर्फ आपके पास 5 बचा है, जिसको आप सीधा यहाँ लिख दीजिए। इधर देखोगे तो सब कुछ कट चुका है, यहाँ पे 1 × 3 × 1 × 3 क्या हो जाएगा? 9।
यानी कि अगर उसको शुरुआत में उसके बाद जो भी पैसा था वो 5 था तो वो बदल कर 9 हो चुका है। बट क्वेश्चन में साफ साफ दे चुका है कि 5 साल बाद उसका टोटल जो पैसा कुल कमाई 9 नहीं है, कितनी है, 72,000 रुपये। इससे कितने गुना आया था, 8,000 गुना। तो इसी तरह से जो उसके पास शुरुआत में जब बिल्कुल स्टार्टिंग हुई थी, जब पैसा था वो 5 ना होकर 8,000 गुना आया था, 40,000 रुपये रहा होगा। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, बट घर आने वाली कोई बात नहीं, आप सभी बच्चे जितने भी यहाँ बैठे हो, हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देगा। एक होता है कि यार कि दो चीज़ें इस तरह से पढ़ाओ ना कि जो अगर मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी आप निकाल पाओ, तभी तो मुझे आपको कॉन्फिडेंस कैसा आएगा। अब कुछ बच्चे सोचेंगे बड़ा क्वेश्चन है छोड़ो, बट अगर आप इस क्वेश्चन को कर गए तो आपके अंदर से एक अलग ही कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, आपको अब तो मैं खा जाऊंगा, क्या है ये एग्जाम, कुछ भी नहीं है। जब मेंस के क्वेश्चन आप विद इन सेकंड कर लोगे तो यार CHSL का प्री, CGL का प्री क्या आपके लिए, ठीक है, NTPC वगैरह कुछ नहीं है। तो करो इसको, ट्राई करो। ऐसे नहीं कि भाई क्वेश्चन टफ है तो छोड़ दो, टफ है ही नहीं, वैसे भी वो आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी आसानी से कर दोगे। तो जल्दी से कीजिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन। हल्की सी कैलकुलेशन होगी, वो भी कोई इतनी बड़ी नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं एग्जाम में जिसके अंदर हम 1 मिनट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा पानी पी लो जब तक मैं, है सर वहाँ से बंद करना थोड़ी सी बात। यार अगर क्वेश्चन की बात करते हैं, 7th क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, बट ऐसा नहीं है कि हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने अब सब पढ़ लिया है। अब आपके लिए कुछ नहीं है क्वेश्चन। कैसे करना है देखिए, कह रहा है कि ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल RBC, किसी व्यक्ति की रेड ब्लड सेल होंगी, वो क्या हुआ है, पहले 2 घंटे तक 10% के हिसाब से इंक्रीमेंट हो रही हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, पहले 10% बढ़ी, फिर से 10% बढ़ी। मैं इस तरह से इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें समझ आए। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि अगले 1 घंटे के लिए कम हुई, और जैसी कम हो रही होंगी उसकी जान अटक रही होगी कि भाई अब तो मैं गया नहीं, वैसे बट कोई दिक्कत नहीं, किस्मत ने साथ दिया, अगले 1 घंटे कांस्टेंट रही। तो उस कांस्टेंट को रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर इस वाले घंटे को हम यहीं छोड़ देते हैं। उसके बाद अगले 2 घंटे के लिए 5% के हिसाब से फिर से इंक्रीमेंट हो रहा है, 5% और 5% के हिसाब से इंक्रीमेंट हुआ। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, तो एग्ज़ाम में इतनी धीरे धीरे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसको क्या लिखते हैं, 1/10, ये भी 1/10, ये भी 1/10, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे 1/20 और ये भी 1/20। तो आपको पता चला पहले घंटे में मेरी जो इंक्रीमेंट थी जो सेल्स की वो 10 से 11, तो दूसरे घंटे में 10 से 11, तीसरे घंटे में कमी हुई 10 से 9, तीसरे बाद चौथा घंटा आया उसमें तो भाई कांस्टेंट रहा, 5वें घंटे में फिर से इंक्रीमेंट 20 से 21, और छठे घंटे में फिर से इंक्रीमेंट 20 से 21। तो अगर मैं ये जानना चाहूँ कि अगर शुरुआत में, अगर मैं पहले तो रेशो निकाल लेता हूँ कि शुरुआत में अगर इतनी थी तो 6 घंटे बाद वो इतनी हो चुकी हैं। उसके लिए मुझे पता है शुरुआत के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस तरफ वाले जितने भी है उनका मल्टीप्लाई, और एंड में कितनी हो चुकी है उसके लिए मुझे इस तरफ वाले जितने भी है उनका मल्टीप्लाई। इधर का मल्टीप्लाई करना तो बहुत बच्चों वाला खेल है, 2 × 2 4 और 1 2 3 4 5 0, तो 4 1 2 3 4 5 0। इधर का थोड़ी सी दिक्कत होने, बट दिक्कत हमारे लिए नहीं है। क्यों, मैंने आपको बहुत बार सिखाया है। देखिए 21 × 21 441, ठीक है, यानी इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई हो चुका है। अब इसके साथ मैंने क्या करा, एक 11 की मल्टीप्लाई और कर दी, और जब भी किसी भी नंबर के साथ यानी 21 × 21 441 के साथ जैसे मैं 11 की मल्टीप्लाई करता हूँ, सर तो इधर लिख लेते चलो, तो अगर मैं इसके साथ 11 की गुणा करता हूँ, तो मैंने क्या सिखाया, किसी भी नंबर के साथ 11 की गुणा करनी है तो कुछ मत करो, इसका पहला नंबर और आखिरी नंबर ऐसा का ऐसा रखो, उसके बाद इसके साथ इसको जोड़ दो और फिर इसके साथ इसको, यानी कि इन तीनों की मल्टीप्लाई से मुझे ये मिल चुका है। अब 11 और 9 रह गया है, 11 × 9 99, बस इसकी मल्टीप्लाई और कर दो, 9 जा 9 5 जा 45, 4 9 8 जा 72 76, 7 9 4 जा 36 43, और हमें बताया कि फिर से 9 से इसकी मल्टीप्लाई करें तो 4 3 6 5 9 आ जाएगा, 9 5 14 12 10 8 4, यानी ये आ जाएगा 480249। बस अब रह क्या गया, कुछ नहीं रह गया क्वेश्चन में, ठीक है। अब अगर एग्जाम आएगा तो आपको ऐसे धीरे धीरे थोड़ी करनी है, आप तो सिंपल 20 × 21 441
441 के बाद 11 की मल्टीप्लाई करो तो 4 और 4 8 और 4 और 1 5, फिर इतना हो गया, फिर उसके बाद 9 और 11 की मल्टीप्लाई, आसानी से खेल हो जाएगा। चलो ये तो आपका हो गया। पानी कैसे लग गया यार इस पर। अब क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया, देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख, ये 4 लाख है, पर क्वेश्चन में कितना दे रखा है 40,000। यानी कि जो शुरू में ब्लड सेल्स थी वो 4 लाख ना होकर 40,000 थी। इससे कितना, इसका 1/10। तो इसी तरह से जो एंड में हो गई है वो भी इसका 1/10, यानी यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। अप्रोक्स पूछी गई है तो 48024.9 को हम 25 भी तो कह सकते हैं। तो सिंपल हमारा ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। किसी को डाउट? देखिए अप्रोक्स पूछी है, ये हमारा क्या आंसर आ गया 48024.9, ये आया अप्रोक्स। थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा उधर कर दीजिए, ठीक है। तो इसी को मैं 48025 भी लिख सकता हूँ और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 8th, तो जल्दी से देखें क्या करा है। क्या हो गया, थोड़ा इधर आ जाऊँ, ओके ठीक है भाई। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्या कहना चाहता है देखते हैं। और कल जितने भी अभी तक क्वेश्चन कराएं इन सभी से थोड़े से टफ क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो जितनी भी चीज़ें सीख रहे हैं इन सभी का मिक्स करके एक अलग ही लेवल पर चीज़ों को लेके जाऊंगा। वो तो आज भी ले जाऊंगा अगर टाइम रहा तो, टाइम तो ऐसे बहुत है भी, स्पीड में कर लेते हैं थोड़ा सा। कह रहा है कि एक व्यक्ति था, उसने क्या करा, भैया होते नहीं है 3 पत्ती 4 पत्ती खेलते रहते हैं बहुत से लोग, कहीं बैठ गया होगा जाकर गली मोहल्ले में, उसने आज तो जीत के ही मानूंगा सारी, होते नहीं बहुत से, तो आज मैं जाऊँगा तो एक गाड़ी जीत लाऊंगा, तो सट्टेबाज होगा कोई। उसने सोचा आज पूरा पैसा लगा दूंगा, तो गया जितना भी उसने मतलब गया, तो उसने क्या करा, पहले महीने जो भी उसके पास था उसका 75% उसने क्या कर दिया, गवा दिया। कमा तो पाया नहीं भैया, ये सट्टे पट्टों का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर उस जो भी पैसा बचा हुआ था, भाई थोड़ा बहुत तो बचा, 75% तो चला गया, जो भी बचा उसका 75% और उसने फिर से गवा दिया। फिर तीसरी बारी में फिर से 75% और गवा दिया। 75% क्या होता है 3/4, यानी कि अगर मैं जानना चाहूँ उसका पैसा किस रफ्तार से कम हो रहा है, तो अगर उसके पास शुरुआत में 4 रुपये पड़े थे तो उसमें 3 रुपये की कमी आई और उसके पास कितने रुपए बचे, 1 रुपये। यानी कि अगर मैं कहूँ कि उसका पैसा किस रफ्तार से कम हो रहा है तो आप कहोगे 4 से 1। अब जितना कम हो चुका था वो फिर से किस रफ्तार से कम हो रहा है, फिर से 4 से 1, वही 75% की कमी। और तीसरी बारी में फिर से 4 से 1 इसी रफ्तार से कम हुआ। शुरुआत में कितना था 4 × 4 × 4 64, और एंड में कितना हो चुका, इन तीनों का मल्टीप्लाई यानी कि 1। यानी कि अगर उसके पास शुरुआत में 64 रुपये थे तो 3 बार हारने के बाद उसके पास सिर्फ 1 रुपया बचा है। पर क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है उसके पास 1 रुपया नहीं बचा, 2 रुपये बचे, इससे 2 गुना था। तो उसके पास शुरुआत में जो रुपये बचे थे, जो शुरुआत में उसके पास टोटल अमाउंट रही होगी वो भी 2 गुना ज़्यादा, 128 रुपये थे। ये क्वेश्चन का आंसर है। किसी को डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हटाइए सर। देखिए इसमें किसी को डाउट भाई जल्दी से? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। लाइक कर दो जल्दी से, सभी बच्चे लाइक कर दिया करो, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, सब्सक्राइब का बहुत फ़ायदा मिलता है। ऐसा नहीं कि सब्सक्राइब इसलिए बोलते हैं कि सब्सक्राइब करने से कोई हमारा कुछ फ़ायदा, इससे यह है कि जब भी थोड़ा सा आपके पास कोई भी जैसे कि नोटिफिकेशन है, अगर आपने अभी सब्सक्राइब करा तो इस क्लास का नोटिफिकेशन हमेशा आपके पास तक पहुँचता रहेगा, ठीक है। तो देखिए 9th क्वेश्चन देखिए क्या करा है। कह रहा अनुष्का ने क्या करा, भैया जैसे ही लॉकडाउन चल रहा है अनुष्का कमा रही होगी अगली, ठीक है। तो उसने अनुष्का ने अपनी इनकम का 33 किसको दे दिया, विराट को। कहा कि भाई ले तू रख ले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो बेचारा आजकल खाली है, तो उसको दे दिया कि भाई ले 33 से 1/3% मेरी इनकम का तू रख ले, यानी कि 1/3, यानी 3 में से 1 रुपये उसने किसको दे दिया, विराट को। अगर मैं पूछूँ उसके पास शेष कितने बचे, तो शेष उसके पास 2 रुपये अभी भी बचे हुए हैं। उसने आगे क्या करा कि भाई जो बचा हुआ पैसा था उस रिमेनिंग पैसे का 50% हिस्सा किस पे खर्च करा, कपड़े वपड़े खरीदने पर, ठीक है। 50% की फ्रैक्शन 1/2। तो देखिए एक बात और ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि पहली बारी में उसका पैसा 3 था, उसमें 1 उसको दे दिया विराट को, उसके पास बचे 2। अब पैसा उसने जो भी दे दिया उसके बाद हमेशा ये रिमेनिंग कहेगा कि जो बचा हुआ धन है फिर उसमें से ही देगा। समझ रहे हो मैं कह रहा हूँ कि भाई पहले जितना भी पैसा था उसमें से विराट को दिया, उसके पास जो भी पैसा बचा उस बचे हुए पैसे में से आगे उसने कितना खर्चा करा,
इस बात को हमेशा कहेगा, यानी रिमेनिंग शब्द का, शेष शब्द का यूज़ हमेशा होगा। तो उसने कहा रिमेनिंग का 50% उसने कपड़ों पे खर्च करा, यानी कि अगर रिमेनिंग उसके पास 2 बचे तो उसमें से 1 उसने कपड़ों पे खर्च करा और इन द एंड उसके पास कितने बचे, 1। अगर मैं ये जानना चाहूँ शुरुआत में उसके पास कितना पैसा था और इन एंड में कितना पैसा उसके पास बचा है, तो मेरे को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? तो आप कहोगे सर पहले तो इधर से आपस में काट दो, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। यानी कि अगर उसके पास शुरुआत में 3 रुपये थे तो इन द एंड उसके पास सिर्फ 1 रुपया ही बचा है। पर क्वेश्चन क्या कर रहा है साफ साफ कि उसके पास एंड में कितने रुपए बचे हैं, 1270। अगर 1 रुपये बचे होते तो यहाँ से हम साफ कह सकते थे उसके पास शुरुआत में 3 रुपये थे, पर क्वेश्चन ने साफ साफ कह दिया कि भाई उस पर 1 रुपया नहीं बचा, उस पर इतने रुपये बचे हैं, यानी 1 से कितना ज़्यादा, 1270 गुना। तो इसी प्रकार शुरुआत में उसके पास टोटल जो पैसा था वो कितना रहा होगा, 1270 गुना ज़्यादा 21 3 2 6 7 8 3 3 3810। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, 3810, बहुत बढ़िया, शाबाश, सही बच्चे, गजब। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं, क्या कहना चाहता है वो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। जो तुम्हारे ये सर जी बैठे हैं यहाँ पर, इनको ऐसा लग रहा है कि इस एसी के साथ खेलो, कभी तो 16 पे कर देते हैं, तो इसको एक उस पर रख दो ना यार, कम से कम 26-26 पे, मैं यहाँ पे ठंड से गिर जाऊँगा। कितने पे है, 27-28 पे कर दो, इतनी ठंडी की आदत थोड़ी है, पंखे वाले आदमी आ रहा हम। ठीक है, तो 10वें क्वेश्चन पर आए थे, क्या कह रहा है, 10वें पे आ गए ना हम। ठीक है, देखिए, अरे एक तो तुमने ये मेरी छाती पे लगाया है। देखो क्वेश्चन कह रहा है राम गिव्स 20% ऑफ हिज इनकम टू श्याम, यानी कि उसने जितनी भी उसके पास कमाई थी उसका 20% हिस्सा श्याम को दे दिया। ठीक है, फिर आगे रिमेनिंग शब्द का दो रिमेनिंग वर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आपने देखा आगे आ रहा है कि हाँ भाई रिमेनिंग का 12.5% उसने खाने पर खर्च करा, तो 12.5% उसने खाने पर खर्च करा। खर्च करने के बाद जो भी रिमेनिंग बचा हुआ था पैसा उसका 14 से 2/7% और आगे खर्च करा। और किस पे खर्च करा उसने, वो ट्रांसपोर्ट वगैरह पे, यातायात वगैरह पे। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन 1/5, इसकी फ्रैक्शन 1/8, इसकी फ्रैक्शन 1/7, यानी कि शुरुआत में 5 रहे होंगे तो उसमें से 1 खर्च कर दिया, बचे कितने, 4। अब जो भी पैसा बचा था उस पैसे में से 1 और खर्च करा और वो कितना हो गया, 7। यानी पहले इस रफ्तार से कम हुआ, फिर दूसरी कंडीशन वो इस रफ्तार से घट रहा है, और तीसरी बारी में 7 से 1 कम, तीसरी बारी में वो 7 से 6 इस रफ्तार से घटा होगा उसका पैसा। अब अगर मैं ये जानना चाहूँ कि शुरुआत में कितना था और अब एंड में उसके पास कितना बचा है, तो मुझे पता है इन तीनों को मल्टीप्लाई शुरुआत देगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई देगा कि एंड में उसके पास कितना पैसा बचा है। बट हमें पता है जो कटता है काट दीजिए, तो 4 से 1 पे, 4 से 2 पर, और कुछ कट रहा है 2 से 1 पे, 2 से 3 पर, यानी ये आ गया 5 और यहाँ से बचा सिर्फ 3। यानी अगर उसके पास शुरुआत में 5 रुपये थे तो इन द एंड खर्चा वर्चा करके उसके पास 3 रुपये बचे। पर क्वेश्चन कह रहा है उसके पास 3 रुपये नहीं बचे, कितने बचे हैं, 10वां क्वेश्चन है ना, कहाँ, अच्छा 2100 लिख तो रखा है, उसके पास 2100 रुपये बचे हुए हैं। इससे कितने गुना, एक्चुअल वैल्यू जो क्वेश्चन की है वो 3 से 700 गुना ज़्यादा है, तो इसी तरह से उसका शुरुआत में जो पैसा रहा होगा वो भी 700 गुना ज़्यादा 3500 रुपये रहा होगा। किसी को डाउट, जल्दी से बताइए। आवाज़ खराब, फिर बंद कर लो ना आवाज़, क्या कह रहे हो मुझे, तू अभी सर जी आप ऐसा मत करो, बच्चों पढ़ा लें दो। हाँ भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, क्या करा है, तो जल्दी से स्पीड में लाओ सर अगला क्वेश्चन जल्दी से। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है, जल्दी से स्पीड में देख लेते हैं। कह रहा है कि उसने 20% खर्चा कर दिया किस पे, खाने पीने पे, फिर रिमेनिंग का 5% उसने कर दिया किस पे, यातायात पे। ठीक है, और उसके बाद दो 20% 1/5, 5% 1/20, यानी 5 में से 1 खर्च कर दिया बचे 4, फिर 20 में से 1 खर्च कर दिया बचे 19। ठीक है, अब हुआ क्या, अब मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले काटा पीटी कर देते हैं, 4 से 1 पे, 4 से 5 पे, 5 5 25, और ये आ गया हमारा 19। अगर मेरे पास 25 रुपये पड़े होते, ठीक है, और मैंने क्या करा, 25 रुपये में से 20% हिस्सा मैंने खर्च कर दिया किस पे, कहाँ गया,
खाने पीने पे, और उसके बाद जो भी बचा हुआ पैसा था उसका 5% यातायात पर, और एंड में मेरी जेब में 19 रुपये बचे। मैं घर पे जा रहा हूँ, घर की तरफ निकला भाई 19 रुपये लेकर। अब रास्ते में मेरा मन कर गया कि भाई कोई मेरा दोस्त दिख जाए या कोई, या मेरा टॉफ़ी खाने का मन कर गया। यहाँ तो मेरे पास 19 रुपये पड़े हैं, मैंने 10 रुपये की टॉफ़ी खा ली, मेरे पास बचे 9 रुपये, मैंने घर पे पकड़ा दी भाई लो 9 रुपये। यानी कि मैंने उनको ये और ये खर्चा बताया और मेरे पास बचे 19, और 19 में से 10 रुपये मैंने अपनी इच्छा से टॉफ़ी खाई ना, कहीं ना कहीं बचे तो भाई इन दोनों खर्चों के बाद 19 रुपये थे। तो इसी तरह से जो भी वो व्यक्ति रहा होगा उसके पास जो भी पैसा बचा, उस पैसे को जब वो रास्ते में लेकर गया, उसके बीच वाला कितना % खर्चा हुआ ये उसने नहीं बताया, डायरेक्ट ये बता दिया है कि % की जगह ये बता दिया कि उसने बीच में एक जगह पर 120 रुपये दान करे, उसके बाद उसके पास 1400 रुपये बचे हैं। यानी कि इस समय इसके बाद निकलने के बाद उसने 120 रुपये दान करे इन दोनों खर्चों के बाद। यानी कि अगर 120 रुपये दान नहीं करता वो, तो उसके पास, अरे इसमें 1400 यहाँ जोड़ दो मैं यार, ठीक है, 0 0 यानी कि इस समय उसके पास 1520 रुपये पड़े होंगे। अगला गया रास्ते में, भाई ये 2 खर्चे करने के बाद उसके पास 1520 थे, बीच में जाते आते रास्ते में 120 रुपये दान करे, वो उसकी इच्छा। बट एक्चुअल में तो इस समय तो उसके पास 1520 रुपये थे, यानी उसके पास इस समय 1520 थे, इससे कितने गुना ज़्यादा 80। तो इसी प्रकार शुरुआत में उसके पास जितने भी रुपये पड़े थे वो भी 25 ना होकर 80 गुना ज़्यादा 2000 रुपये पड़े होंगे। ये आंसर आ गया। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। इसके बाद मोटा हो गया क्या पेट है यार? मोटा थोड़ी हो गया, इसमें लग रहा है ऐसा मैं यूँ हो गया हूँ ना थोड़ा सा। एक तो कैमरा ऐसा पेट पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। हद है यार तुम्हारी भी। पेट पे भाई ध्यान मत दो, तुम सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दिया करो बिल्कुल। मतलब फिजिक्स पे ऐसे ध्यान दोगे तो थोड़ा सा। इस क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन और करा दूँ? ठीक है, अभी तो टाइम है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन और, या फिर अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन से 2। कल हम बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार आवाज़ बंद कर लो, क्या कह रहे हो? हाँ ठीक है, तो भाई ठीक है। तो अगले दिन कल के टफ क्वेश्चंस होंगे बहुत सारे। ठीक है, कल क्योंकि ये चीज़ें जो आज छोटी छोटी बताई ये नहीं बताऊंगा, पढ़ लेना ढंग से। ढंग से पढ़ने वाला समझ रहे हो कि इन चीज़ों को एकदम ढंग से पढ़ के आना। कल स्पीड में चीज़ों को लेकर चलूँगा, मतलब बच्चों वाली बात नहीं बताऊँ। कल कम से कम 25 से 30 क्वेश्चंस करवाऊंगा पक्का, 100% डन। आज यार कभी कभी क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें बतानी पड़ती हैं क्योंकि बहुत से बच्चों को आती हैं और बहुतों को नहीं आती। और भाई एक बच्चे को पास कराने से बेहतर है कि सभी को पास कराऊँ मैक्सिमम, क्योंकि अगर कोई भी बच्चा पढ़ने आ रहा है इसका मतलब उसकी इच्छा है कि मुझे कुछ बनना है, और कुछ बनने के पीछे कोई ना कोई रीज़न हो सकता है। शायद उसका दिल टूटा हो या वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहता है। तो भाई किसी की उम्मीदों पे पानी तो समझ रहे हो यार। अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो हर किसी के लिए ही मैं यहाँ पे पढ़ाने बैठा हूँ, यूँ नहीं जिन्होंने पहले पढ़ लिया बस उन्हीं के लिए। ठीक है, तो चलो टाइम ज़्यादा नहीं बचा है तो ज़्यादा कल बात करेंगे इस चीज़ पर। जल्दी से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, तो डेली 9 बजे आ जाया करो। और एक बात और, अगर आप अनअकैडमी पे प्लस कोर्स लेते हो किसी भी कैटेगरी का, चाहे रेलवे चाहे एसएससी, ठीक है, वहाँ पर जाकर आप क्या कर सकते हो, देसवाल 10 डालिए, DESHWAL देसवाल 10 कूपन कोड, और आप कोई भी कोर्स खरीदोगे तो 10% डिस्काउंट। अब दूसरी बात तभी होगा, और ये जो DESH लिखना है सब कुछ कैपिटल में लिखना है। एक चीज़ और, DESHWAL देसवाल 10। अब दूसरी चीज़, जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं 17 तारीख से, जो 17 अगस्त से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। किसके? CHSL के, जो भी पोस्टपोन हुए थे। तो ये तो एक अच्छी खबर है। बट हम जल्दी से जल्दी इतनी जल्दी चीज़ों को कवर करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं कि स्पेशल क्लास 1-2 दिन में मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, जो कि फ्री होगी, अनअकैडमी ऐप पर होगी। कहाँ पर होगी उसके लिए मैं आपको लिंक वगैरह बता दूँगा कैसे कैसे आपको मिलेगा। ठीक है, स्पेशल क्लास होगी। इसके अंदर जो भी मुझे लगता है कि यहाँ से जो एक्स्ट्रा करवा सकता हूँ फ्री में, ज़्यादा से ज़्यादा वो करवाऊँगा। और दूसरी चीज़, आपके लिए कोर्स ला रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन सा ऐसा कोर्स। देखिए कोर्स के अंदर क्या क्या होगा, आप कहोगे सर बहुत ही सारी चीज़ें दे दी कोर्स में, तो ठीक है, एक ऐसा कोर्स करवा दूंगा कि जिसके बाद आपको कुछ भी बुक छूने की नहीं है ज़रूरत, कोई भी बुक वगैरह। आपको क्या करेंगे, पहले तो पूरा सिलेबस कवर। सिलेबस भी ऐसे नहीं कि बस कुछ ही क्वेश्चन, ढंग से ही अलग ही लेवल पर। और सिलेबस थोड़ा जल्दी कवर करें क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, पूरा सिलेबस करने के बाद जितने भी आज तक प्रीवियस ईयर
जितने भी जैसे कि भाई 3 साल 4 साल में जितने भी नए नए क्वेश्चंस आए हैं उन सभी को एक अलग तरीके से, जैसे परसेंटेज के सारे डाटा कलेक्ट करके अलग से क्वेश्चंस, उसका प्रॉफिट एंड लॉस के, ज्योमेट्री के, अलजेब्रा के, इन सभी के अलग से लेकर उन सभी को कराऊंगा। उसके बाद जब वो हो जाएंगे, दो प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन, एक होता है कि अलग पूरा पेपर, एक है कि परसेंटेज के अलग, उसके अलग, टाइम की तरफ अभी है 1-2 मिनट, ठीक है, परसेंटेज के अलग, प्रॉफिट एंड लॉस के अलग, ज्योमेट्री के अलग, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा टास्क क्या करेंगे हम, तीसरे के अंदर हम ये करने वाले हैं कि जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे वो CGL का हो, CHSL का हो, CPO का, NTPC का, RPF का हो, चाहे JEE का हो, जितने भी पेपर हैं उन सभी पेपर्स को लगाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बस एक SSC वाले में जाना, क्योंकि और ऐसा नहीं है कि ये मास्टर क्लास करा रहा हूँ जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी, पर कैटेगरी कौन सी चुननी पड़ेगी आपको, जाके वहाँ पे SSC वाली कैटेगरी में, क्योंकि मेरी क्लास वहीं पर होगी, बट वो होगी सभी के लिए। तो SSC कैटेगरी में जाके आप कोड लगाओगे देसवाल, DESHWL देसवाल 10, ऐसे जरूर लगाना है यहाँ पे। उसके बाद आप वहाँ पे जाके कोर्स खरीद सकते हो। वहाँ पे क्या है कि यार वहाँ पे हाँ नॉर्मली हम आपस में बैठ के थोड़ा सा, जैसे कोई भी डिस्कस होगा, किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मैथ्स में, तो सब सिंपल मुझसे सर ऐसा दिक्कत है, ये बताइए कैसे होगा, वो चीज़ें डाउट भी वहाँ पे मैं हर हफ्ते में एक बार डाउट का सेशन रखूँगा वहाँ पे। दूसरी चीज़, अगर आप नॉर्मल देखोगे तो मेरा कोर्स जो पहले निकला हुआ था तो कम से कम उसकी पेमेंट 3000 थी, ठीक है, थी 3000। बट अगर अब क्या है कि अब मेरे ही साथ में जब आप उस कैटेगरी में जाओगे तो आपको बहुत ही मतलब जितने भी आपके बेस्ट टीचर्स और हैं, GS के, चाहे इंग्लिश के, चाहे रीजनिंग के, इन सभी कैटेगरी में भी आपको ये एक पूरा कोर्स मिल रहा है जिसके अंदर सभी टीचर्स होंगे। क्योंकि देखिए एक ही टीचर्स के पढ़ाने से या सिर्फ मेरी मतलब मैथ पढ़ने से सिर्फ एग्ज़ाम नहीं निकाला जा सकता, और भी टीचर हैं वहाँ पे, तो वो सब भी मेरे साथ ही वहाँ पर पढ़ा रहे होंगे, जो आपको टाइमिंग के हिसाब से आपकी वहाँ पे क्लास आप ले सकते हो। यानी एक पूरा SSC कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। एक ये नहीं है कि सिर्फ देसवाल 10 डालने से आपको मेरी क्लास, देसवाल 10 ऐसा कोड है कि इससे आपको सारे के सारे सब्सक्रिप्शन, मतलब सारे उस कैटेगरी का, चाहे आप MTS की तैयारी करो, चाहे CHSL की, चाहे किसी भी चीज़ की, और मेरी मास्टर क्लास मिलेगी मैथ की, ठीक है। तो इससे और भी सभी टीचर्स आपके वहाँ होंगे। तो आप समझ सकते हो कि अगर आप नॉर्मल भी देखोगे तो 3000 मेरे और 3000 और अगर 3 टीचर और एक्स्ट्रा मिल रहे तो कितना फ़ायदा है, ठीक है। तो आप डाल सकते हो देसवाल 10 SSC कैटेगरी में जाके, ओके। अगर आप कोड नहीं लगाओगे तो आपको 2 वो दिखा रखे होंगे, एक कोड के बाद और एक कोड के साथ, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ओके मेरे भाई, तो देसवाल 10 आप कोड लगा देना, ओके स्टूडेंट्स। तो ठीक है, तो ये वाली क्लास कल रात में 9 बजे फिर से स्टार्ट होगी, तो सभी बच्चे मिल जाना, और एक स्पेशल क्लास चलेगी और एक ये वाला कोर्स जिसका ये कोड है। तो अभी जाकर एक बार कोड लगा के कोर्स को परचेस कर लो। 3-4-5 दिन, 2-3 दिन में ही शायद मैं बता दूँगा किस दिन से क्लास होने वाली है, ये वाली कोर्स वाली, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो सभी को ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं, और अभी सभी को ऑल द बेस्ट। और साथ में जाते आते एक बार लाइक कर दिया करो, सभी बच्चे लाइक और शेयर कर दिया करो, अपने जितने भी यार दोस्त चाहने वाले हैं सभी के साथ शेयर, और एक बार लाइक कर दिया करो, और एक बार सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जिससे कि जब भी अगली वीडियो आए आप तक पहुंच पाए। और एक प्यारा सा कमेंट जय हिंद जय भारत का भी लिख दिया करो। ओके, जय हिंद जय भारत।